So dear students, welcome again in this lecture room. So as you know that we have discussed the last chapter which we were discussed, that was sexual reproduction in flowering plants. So हमने complete discuss किया, तो उसमें थोड़ा recap मैं दे दूँ ताकि आपको लगे कि हमने उसमें पढ़ा क्या. तो जो sexual reproduction in flowering plants, तो ये हमने कंप्लीट किया कल के लेक्चर में. तो इसमें थोड़ा सा रिकैप दे दूँ मैं आपको ताकि आपको लगे क्या क्या इसमें पढ़ा हमने, कुछ टॉपिक मत रहा तो फिर से आप वो इसको पिन पॉइंट करेंगे. तो पहले मैंने इसमें इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन के बारे में पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी. तो उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया, दैट इज़ सेक्सुअल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो उसके बाद मैंने फ्लावर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और सेक्सुअल पार्ट ऑफ ए प्लांट, तो वो हमने डिस्कस किया, वो हमने डिस्क्राइब किया बोथ क्लास में भी और लैब में भी हमने वो डिस्क्राइब किया. तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या जिसे हम स्टेमन कहते हैं, ये हमने इसमें पढ़ लिया. तो उसमें थ्रस्ट वाज गिवन ऑन एंथर. तो जो एंथर है ये इस स्टेमन के हेड में प्रेजेंट होता है, या तो इसे हम एंथर कहते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया. तो उसके बाद हमने पोलन डेवलपमेंट और मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन भी जिसे हम कहते हैं, पोलन ग्रेन ये भी हमने कंप्लीट किया इसमें, चाहे स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का या डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन का. तो इसके साथ ही मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये हमने पढ़ लिया. इसमें स्पोर फार्मेशन कैसी होती है तो ये हमने डिस्कस किया. तो उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें पढ़ा. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने कहा कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा एंड ओवरी. तो उसके बाद हमने ओव्यूल उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए. उसके बाद हमने एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट उसका स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट कैसे बनता है वो हमने पढ़ लिया. तो उसके बाद पॉलिनेशन हमने पढ़ ली. तो पॉलिनेशन में चाहे वो इसकी डेफिनेशन हो, इसकी प्रोसेस हो या टाइप्स हो, तो वो हमने पढ़ लिया. इसमें क्या चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो, ऑटोगैमी जिसे हम कहते हैं, गैट्रोनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी एट्सट्रा. सो ये हमने इसमें डिस्कस किया. तो उसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, तो उसमें हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन ये हमने पढ़ लिया इसमें. तो उसके बाद पॉलिनेशन में होता क्या है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन होती है इसमें, वो हमने कंप्लीट की. तो उसमें हमने फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन भी पढ़ लिया, तो उसमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ ली. तो उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी जब जाइगोट बना और एंडोस्पर्म प्राइमरी बना, तो उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एंडोस्पर्म उसका स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट. तो मैंने ये आज साथ लाया है, मैं आपको दिखाऊंगा. जो एंडोस्पर्म है गाड़ी में मैंने रखा, मैं दिखाऊंगा आपको लैब में एंडोस्पर्म उसका स्ट्रक्चर. तो उसके बाद हमने इसमें पढ़ लिया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. क्यों क्रॉस पॉलिनेशन होती है, यानी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यानी क्यों क्रॉस पॉलिनेशन होती है, जबकि एक फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फिर भी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होती है. तो उसके बाद हमने इसमें एपोमिक्सिस, जो कल मैंने लास्ट लेक्चर दे दिया, एपोमिक्सिस ये हमने पढ़ लिया. और उसके बाद पॉलीएम्ब्रियनी, तो ये हमने सारा जो इसमें टॉपिक्स आते हैं, चाहे
सब टॉपिक्स आते हैं, तो ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया। तो अब आप घर पर जाएंगे, देखेंगे कोई टॉपिक मत रहा इसमें, कोई पॉइंट मत हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ या मैंने ही छोड़ दिया, चाहे डिलिबरेटली या मैं भूल गया, तो ये आप जो आपकी NCERT है तो वो आप थारोली पढ़ेंगे, तो अगर देखेंगे वहाँ कोई पॉइंट मैंने टच नहीं किया हो तो वो पिन पॉइंट आप करेंगे, तो कल के लेक्चर में आप मुझे बताएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब लास्ट यूनिट इस बॉटनी का है, दैट इज़ 4th यूनिट, और आई कैन से इकोलॉजी। तो ये तो लास्ट यूनिट आता है इस बॉटनी में जो आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो पहले हम डेफिनीशन की तरफ जाएंगे, तो किस तरह हम इकोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये इकोलॉजी है, ये ग्रीक वर्ड है ओइकस, एक्चुअली ओइकस मीन्स हाउस, लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ हाउस। तो हाउस में कौन रहते हैं, ऑर्गेनिज्म में रहते हैं ना। अगर हम हाउस ले लेंगे, ज़रूरी नहीं हम ह्यूमन बीइंग का हाउस लेंगे, तो हाउस तो किसी का भी ले लेंगे, चाहे वो बाकी ऑर्गेनिज्म मान लो कैटल है, बर्ड्स है, वट एवर इट मे बी। सो हर एक का अपना अपना हाउस होता है। तो हाउस में ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके दरमियान इंटरेक्शन होती है, उनका एक एनवायरनमेंट होता है। तो इस सारा जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अब मेरे कहा मीनिंग जो है इसका क्या है, तो अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो मैंने कहा यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑर्गेनिज्म्स चाहे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे सेम स्पीशीज़ हो या डिफरेंट स्पीशीज़ हो, तो ये ऑर्गेनिज्म में इंट्रैक्शंस होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म इनके दरमियान इंट्रैक्शंस होती है, इंट्रैक्शंस, एक तो इन ऑर्गेनिज्म के आपस में इंट्रैक्शन होती है ना, अमंग देमसेल्व्स, है ना। जिस तरह अगर ह्यूमन बीइंग ले लेंगे तो एक घर में बहुत से ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो उनके अपने दरमियान कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं, तो दैट इज़ अमंग देमसेल्व्स। तो उसके बाद उनका इंट्रैक्शन अदर ऑर्गेनिज्म्स के साथ भी होता है ना, इंट्रैक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म्स, और इनका एनवायरनमेंट भी होता है। हम कहेंगे इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या आता है, वहाँ तो एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं उनके, है ना। एक तो लिविंग थिंग्स है, तो एक तो एबायोटिक फैक्टर्स आएंगे। तो यहाँ कहेंगे 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आती है। एक तो इंटरेक्शन अमंग देमसेल्व्स है, एक तो इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म्स है, एक तो इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। तो तीनों को हम मिलाएंगे तो इट मेक्स ए ब्रांच दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप लिखो, इकोलॉजी में बी डिफाइंड एज ए ब्रांच which deals with the study of interaction of organisms among themselves and with other organisms and with other types of organisms and between them and with their environment तो एनवायरनमेंट यहाँ लिखेंगे आप ब्रैकेट में, एबायोटिक फैक्टर्स। सो दिस इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजी। क्लियर। तो ये ब्रांच है, इन शॉर्ट आई कैन से, यहाँ पर हम जो ऑर्गेनिज्म है इनके आपस में कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, या दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ इनकी क्या इंटरेक्शन होती है, या जो इनका एनवायरनमेंट होता है तो इस एनवायरनमेंट के साथ इनकी इंटरेक्शन क्या होती है। तो इसको मिला के हम जोड़ेंगे, ये इकोलॉजी बनाता है। अगर हम इंडिया में ले लेंगे, इंडिया में तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आप लिखिए, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, क्योंकि आज का लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी है। तो फादर, अगर आप NCERT घर में पढ़ेंगे, NCERT बुक, तो पहला पेज ही है जिसमें एक वहाँ पर एक साइंटिस्ट की तस्वीर और फोटो दिया गया है, तो उसके बाद उसके मतलब बायोग्राफी है। तो
तो वो एक हाफ दिस पेज पर है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, क्योंकि इसमें से भी नीट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछले साल जो रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट लिस्ट उसका क्वेश्चन आया था, तो वो सेल साइकिल जो है वहाँ पर एक साइंटिस्ट है, तो उसी के मुतलिक आया था वो रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट। तो इसी तरह यहाँ पर जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज आर मिश्रा, यानी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो दैट इज कॉल्ड एज आर मिश्रा, तो ये 1908 में बॉर्न हुआ। तो बाद में उसने पीएचडी जो है यूके यूनिवर्सिटी में की कंप्लीट। तो इसने इकोलॉजी पर इंडिया में बहुत ही काफ़ी वो इसका रोल रहा है यहाँ पर। तो उसने अपने जब वो वहाँ यहाँ पर तो एज प्रोफेसर भी काम करता था, तो वहाँ पर उसने अपने अंडर या 50 स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड पीएचडी अंडर हिज गाइडेंस, यानी 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके गाइडेंस के तहत और इसके तहत पीएचडी कंप्लीट किया है। तो फर्दर आप देख सकते हैं वहाँ पर, तो मोर यू कैन गो थ्रू फॉर दैट, क्योंकि कभी कभी इसमें से भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको पढ़िए प्लीज़। तो इसके बाद हम देखते हैं, पहला हम जो आप यहाँ पर इकोलॉजी में मैंने कहा ऑर्गेनिजम्स है ना, इन्हीं के साथ मतलब हम तो यहाँ पर या हैबिटेट है, आप पॉपुलेशन है या स्पीशीज़ है, तो इन्हीं के मतलब यहाँ पर पढ़ते हैं। या तो फर्स्ट वी कैन से दैट स्पीशीज़, फर्स्ट वी शुड नो द थिंग्स स्पीशीज़। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ हम कहते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, group of organisms who can interbreed with each other, and a species may be defined as a group of organisms who can interbreed। एज फार अगर हम ह्यूमन बींग्स के बात कहेंगे, तो यहाँ पर मैरिज का सवाल जो है ये जो ये फीचर है ये किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ ये शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इन स्ट्रिक्ट सेंस अगर हम स्पीशीज़ को डिफाइन करेंगे, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर। तो जो ये टर्म है स्पीशीज़, ये जॉन रे था साइंटिस्ट, जॉन रे हु गेव द टर्म एंड डिफिनेशन ऑफ द स्पीशीज़। जॉन रे कॉइन्ड द टर्म स्पीशीज़। तो इस यहाँ पर अगर ले लेंगे एक पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आता है आप स्पीशीज़, तो इसे हम पॉपुलेशन भी कहते हैं। यहाँ पर अगर ले लेंगे पॉपुलेशन, सेकंड इसमें आता है पॉपुलेशन, क्योंकि ये जो इकोलॉजी है इसमें हम कुछ तरह के पैरामीटर्स पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। वन इज़ पॉपुलेशन, फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन, आप ही लिखो फर्स्ट पैरामीटर इज़ पॉपुलेशन, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सेकंड इज़ यहाँ पर कम्युनिटी, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो थर्ड इज़ बायूम, तो इसमें बहुत से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर हम ले लेंगे सेल से ले लेंगे फॉर एग्जांपल सेल, तो सेल्स जब ऑर्गेनाइज होते हैं ये टिश्यू बनाते हैं, है ना, ये टिश्यू बनाते हैं। अगर टिश्यू ऑर्गेनाइज होंगे तो वो ऑर्गन बनाते हैं, है ना। वो ऑर्गन जब ये ऑर्गेनाइज होंगे तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। तो जब ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट होंगे ये इंडिविजुअल बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना। ये तो इंडिविजुअल, यहाँ पर ले लेंगे इंडिविजुअल, तो यहाँ पर भी लिखूँ मैं इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल तब बनता है जब इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम्स होती है ना। तो उसके बाद यही इंडिविजुअल्स जब मिलते हैं तो ये एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो लेकिन स्पीशीज़ एक ही होनी चाहिए। तो उसके बाद जब पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आते हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं।
है ना। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ फाइनली वो एक लार्जर यूनिट बनाते हैं जिसे हम बायोम कहते हैं। तो यही हमने इसमें स्टडी करनी है एक एक करके। तो इंडिविजुअल आपने देखा, अब इसके बाद पॉपुलेशन, हाउ वी कैन डिफाइन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, मैंने कहा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए सेम स्पीशीज। आप लिखो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, group of organisms of a same species. Same species is known as population. For example, group of human beings, group of हम कहेंगे buffaloes, group of sheep. तो ये इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, यानी कि एक स्पीशीज़ का जब झुंड हो, बहुत इसके ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे तो हम इसको पॉपुलेशन कहते हैं। क्लियर। तो अब ये पॉपुलेशन जो है हमने अब इसके कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, यानी कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन और फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन और फीचर्स। तो जो पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, वो हमने पढ़नी है। तो पहला फीचर इसमें आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी आता है इसमें। सेकंड इसमें वो पॉपुलेशन साइज आता है। फर्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, सेकंड इसमें पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ, वी कैन से पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ, ये आता है इसमें। तो देन इसमें पॉपुलेशन एज आती है, पॉपुलेशन एज। तो दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स और कैरेक्टर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो पहले हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। मान लो हम एक हैबिटेट ले लेंगे, पर्टिकुलर हैबिटेट, या हम एक पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे, पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर हैबिटेट। फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर एरिया, किसी हम वास्ट एरिया, इसमें हम पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे, पर्टिकुलर हैबिटेट। फॉर एग्जांपल पॉन्ड ले लेंगे, हम ग्रास लैंड ले लेंगे, फॉरेस्ट ले लेंगे। तो उसमें हम देखेंगे ये जो पॉपुलेशन है इनका नंबर क्या है वहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, यानी नंबर ऑफ, आप ये लिखो नंबर ऑफ organisms of a population in a particular or specific area. Number of organisms of a population in a particular or specific area. मतलब सारा का सारा एरिया नहीं ले लेंगे। कुछ मान लो हम फॉरेस्ट में गए, वहाँ तो ग्रासलैंड है, वहाँ डेजर्ट है, वहाँ बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स हैं, हम एक चुनेंगे। तो इस एक में देखेंगे आप लेकिन कोई भी पॉपुलेशन, चाहे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स या बाकी, तो हम देखेंगे तो इनमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितना है ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन या पर्टिकुलर इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। आप ही लिखो, it may be defined as the number of organisms of a population in a particular or specific area. It is called as population density. It is denoted by n. It is denoted by n. तो n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। One is called as absolute population. Absolute population. One is called as absolute population. Second is called as relative population. One is called as absolute population.
सेकंड इज कॉल्ड एज, मान लो हम इस एरिया पर आए हैं, यहाँ चाहे पॉन्ड है, चाहे ये फॉरेस्ट लैंड है, चाहे ये ग्रास लैंड है, तो इनमें अगर एक पॉपुलेशन ले लेंगे किसी स्पीशीज़ की, तो इसमें देखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन कितना है। फॉर एग्जांपल ये हम ले लेंगे यहाँ पर कोई ले लेंगे, रैट की ले लेंगे, अगर पॉन्ड में फॉर एग्जांपल फ़िश की ले लेंगे, या फ्रॉग्स के, किसी भी स्पीशीज़ के ले लेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स ऑफ दैट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ कितना है, यानी टोटल नंबर। यहाँ पर हम टोटल लेते हैं, उस टोटल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉपुलेशन। सो आप ये लिखो, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए स्पीशीज़, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए स्पीशीज़ of a species in a particular or specific area in a specific or particular area. It is called as absolute population density. It is called as absolute population density. Second is called as relative density or relative population density. तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर ये किसी एरिया में हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल पॉन्ड में जाएंगे, ग्रास लैंड में जाएंगे, तो एक ही स्पीशीज़ वहाँ नहीं होगी, वहाँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन होंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पॉपुलेशन ए, स्पीशीज़ बी, स्पीशीज़ सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आर देयर। तो हम यहाँ देखेंगे अबंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे स्पीशीज़ वन है, ये स्पीशीज़ सेकंड है, ये स्पीशीज़ थर्ड है। मान लो आप दो स्पीशीज़ ले लीजिए, इसमें हम देखेंगे कि स्पीशीज़ की पॉपुलेशन एबंडेंस में है, इनको कंपेयर करेंगे हम दूसरी स्पीशीज़ के साथ। आप क्लियर है ना। एक पर्टिकुलर एरिया में हम ले लेंगे, अगर दो स्पीशीज़ ले लेंगे, दो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन, फिर हम कंपेयर करेंगे इनकी एबंडेंस, यानी किस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंपेयर करेंगे दूसरी पे। तो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। आप लिखो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, relative population density, relative population density refers to abundance of organisms of a population, या abundance of organisms of a population of a species as compared to another species, compared to another species, compared to another species। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी हम ले लेंगे, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये एरिया ले लेंगे हम, इसमें ये कांस्टेंट नहीं रह सकती है पॉपुलेशन, यहाँ डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इट विल बी फ्लक्चुएटिंग वन, कभी इंक्रीज़ हो सकती है, कभी डिक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर, है ना। सो आप ये लिखो पॉपुलेशन डेंसिटी इन ए पर्टिकुलर एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी इन ए पर्टिकुलर एरिया डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया, because there are various factors, because there are various factors which determine or control population density। मान लो यहाँ सेंटर में मैं लिखूँ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। मैंने कहा ये स्टैग्नेंट नहीं रह सकती है ना, इट डज़ नॉट रिमेन स्टैग्नेंट और कांस्टेंट, कभी ये इंक्रीज हो सकती है बिकॉज देयर आर फैक्टर्स। कोई प्रॉब्लम? सो फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट इज नंबर वन बर्थ रेट। फर्स्ट लिखो आप बर्थ रेट, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट पहले आप लिखो, बर्थ रेट कैसे हम डिफाइन करेंगे? बर्थ रेट, बर्थ रेट। सो बर्थ रेट, इसमें हम देखते हैं कितने इंडिविजुअल्स
नए आए हैं वो ऐड हुए पॉपुलेशन में इन अ पर्टिकुलर टाइम। ये हम मान लो हम चाहे एक दिन ले लेंगे, 24 घंटे ले लेंगे, एक साल ले लेंगे, या एक घंटा ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 1 आवर ले लेंगे, तो ये पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे यहाँ पर, या एक वीक ले लेंगे, कोई भी पर्टिकुलर वाला टाइम ले लेंगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में कितने नए बर्थ्स हुए हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट। सो आप लिखो बर्थ रेट refers to number of new births in a particular area within a given time। तो इसे हम कहते हैं बर्थ रेट। तो इस बर्थ रेट को दिस आल्सो कॉल्ड एज natality, इट्स आल्सो कॉल्ड एज natality, it is also called as natality। it is represented by B, birth rate। मान लो B, birth rate, it is represented by B, birth rate। तो यहाँ पर मान लो पॉपुलेशन कितनी है, that is called as population density। अब कितने बर्थ्स हुए हैं यहाँ पर, वो ऐड होंगे किसको, पॉपुलेशन डेंसिटी को, इससे इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक साल में एक दिन में 8 नए बर्थ्स हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे कितनी पॉपुलेशन 1 आवर 1 वीक, सो 8 आउट ऑफ 20 या 4 आउट ऑफ 20 या कितने हुए, सो इसको हम कहेंगे 4 1000 4 5000, सो 0.5% गट्स इंक्रीज हियर, ठीक है, आउट ऑफ 20। इसी तरह आप देख सकते। सो नंबर ऑफ बर्थ जो है ये इसका नंबर ऐड होगा किस में, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर। तो सेकंड फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज डेथ रेट। सेकंड फैक्टर हियर इज दैट इज कॉल्ड एज डेथ रेट। मान लो यहाँ पर मैं नीचे छोटा बनाऊँ, यहाँ पर दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, डिनोटेड बाय n। तो यहाँ पर न्यू बर्थ्स होंगे तो इट विल गेट प्लस, ठीक। तो सेकंड फैक्टर है दैट इज मोर्टिलिटी या डेथ रेट। सेकंड फैक्टर जो है डेथ रेट मीन्स, तो यहाँ तो कितने पर्सन या ग्रुप्स में जो पॉपुलेशन है इनमें कितनों की डेथ हुई है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया, सो दैट इज कॉल्ड एज डेथ रेट। तो जब डेथ्स होंगे तो ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये माइनस होगा यहाँ पर। तो इसको हम एरो नीचे की तरफ करेंगे, इसको एरो, ये तो यहाँ पर ऐड होगा, ये तो यहाँ माइनस होगा। आप पहले लिखो डेथ रेट और मोर्टिलिटी। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ organisms in a particular area in a given time, so it is also called as mortality, denoted by D for death। तो इनका नंबर माइनस होगा यहाँ पर, so their number will be minus to population density, है ना। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसका नंबर घट जाएगा यहाँ पर। मान लो यहाँ पर पॉपुलेशन 20 है, 8 तो नए आए हैं, 28 बना यहाँ पर पॉपुलेशन, मगर यहाँ पर डेथ्स की फॉर एग्जाम्पल 2 हुई, तो 2 विल गेट माइनस। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है इमिग्रेशन, ऐसे लिखो। पहले मैं बताऊँ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन के, ये तो यहाँ एक फॉर एग्जांपल ये तो यहाँ पर ए हैबिटेट इस ईयर, कभी क्या होता है यहाँ से ये ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं, तो कभी तो क्या होता है इस हैबिटेट में वहाँ से यहाँ आते हैं, तो जब यहाँ से चले जाएंगे तो ये माइनस होगा, तो जब वहाँ बाहर से आएंगे यहाँ ऐड होंगे तो ये प्लस होगा। तो माइग्रेशन अगर ए से बी होगा, ए को माइनस होगा, दैट इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन। ई से इमिग्रेशन, पहले लिखो इमिग्रेशन, ई। इट रेफर्स टू
migration of organisms from a particular area to other area, from a particular area to, and migration of organisms from a particular area to other area. So this number will be minus to population density. This number will be minus, यहाँ पर इमिग्रेशन लिखेंगे, इमिग्रेशन, ठीक, माइनस, ये तो माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि ये इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ से भाग गए. क्यों भाग गए? दूसरी, देर आर सम फैक्टर्स आर देयर. तो सेकंड थिंग इज आई से इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, IMM, इमिग्रेशन. तो यहाँ क्या होगा, ये तो मैंने हैबिटेट एक दिया करार यहाँ फॉर एग्जांपल, तो इससे ई से इमिग्रेशन हुए तो माइनस हुआ यहाँ पर, लेकिन बाहर जो हैबिटेट है वहाँ से आएंगे, यहाँ सेटल होंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज प्लस होगा यहाँ पर. दिस विल बी हेयर प्लस, दिस विल बी हेयर प्लस. सो आप ये देखो, ऐसे इमिग्रेशन रेफर्स टू एडिशन ऑफ organisms to a particular area or habitat, particular area to a habitat